हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपका हमारी आज की इस कहानी में। मेरा नाम सुमन है। मैं झाड़ों कतार रो रही थी। दिनेश का बिहेवियर मेरे साथ इस तरह बदल गया था कि मुझे अब ये डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़ ही न दे। जितना प्यार मैंने दिनेश से की थी, मैं तो उसके बिना रह नहीं पाती, मगर वो मेरा पति होने के बावजूद भी मुझे अपने करीब आने नहीं देता था। मुझसे इस तरह दूर रहता जैसे मैं कोई गैर हूँ, और मैं उसके करीब उसके साथ रहने के लिए तरसा करती थी। मेरा दिल करता कि मैं दिनेश के गोद में अपना सर रखकर सोऊं। वह मुझे अपनी आगोश में लेकर अपने प्यार से रोशन कर दे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, और आज की रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं जैसे ही दिनेश के नजदीक आई तो जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दिनेश कहने लगा, बहुत गर्मी है, तुम्हारे अंदर आओ, तुम्हारी गर्मी को निकालता हूँ। ये कहकर उसने मेरे साथ आज की रात गरजती और चमकती बिजलियों के साथ बहुत जोरों शोर से बारिश हो रही थी, और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत ज्यादा डर लगता था। बादलों की तेज गरज और बिजलियों की रफ्तार चमक से मेरा दिल कांप जाता था। दिनेश सामने हॉल के सोफे पर सो रहा था, और मुझे अकेले कमरे के अंदर नींद नहीं आ रही थी। और उस पर सबसे बड़ा दिक्कत की बात ये थी कि लाइट भी कट चुकी थी। सामने रूम की खुलने वाली खिड़की से आसमान पर चमकने वाली बिजली की चमक जब कमरे में आती तो डर के मारे मैं थर थराने लग जाती थी। बारिश तो इतनी तेज थी कि जैसे हर सिमंत तूफान मचा हुआ था। डर की वजह से मैंने बेड की चादर को दबोचना शुरू कर दी थी। तकियों को दबोचकर सीने से लगा लिया था। काश दिनेश मेरे पास ही लेट जाता। मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरी घबराहट कम हो जाती, या वो मुझे अपनी आगोश में लेकर मेरी घबराहट को अपनी मौजूदगी से खत्म कर देता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेपरवाह सा होकर सामने हॉल के सोफे पर सो रहा था। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने दिनेश से लव मैरिज की शादी की है। ये वही दिनेश है जो मेरी खातिर हर एक से पंगा ले लिया था। आखिर उसे हुआ क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दिनेश क्यों मुझसे दूर भागने लगे हैं। अपने प्यार और मोहब्बत का आदी बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलापन की सजा दे रहा था? मेरा सब्र का बांध आज टूट चुका था। मैं अपने बेड से उठकर हॉल के सोफे पर दिनेश के पास आ गई। मैं उसे हिलाने लगी। वो गहरी नींद में सो रहा था। अचानक मुझे देखकर एकदम झट से उठकर बैठ गया। दिनेश मुझसे कहने लगा, क्या बात है, चैन नहीं है? तुम्हें सुकून से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके करीब बैठ गई, मगर वह तो मेरा स्पर्श पाकर ऐसे दूर होता था जैसे मैंने उसे करंट मार दिया हो। मैंने कहा, मुझे बादलों की गरज से डर लगता है। दिनेश मेरी ये बात सुनकर बहुत ही कड़क नजरों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तो मैं क्या करूं? बादलों की गरज को रोकना तो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने कहा, मगर मेरे पास बेड पर लेट तो सकते हो ना? मेरी बात सुनकर दिनेश कहने लगा, नहीं लेट सकता, उठो मेरे पास से और जाकर बेड पर सो जाओ, वरना मैं इस हॉल से भी बाहर चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे दूर भागते हो? क्यों बताओ मुझे इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। मुझे अपनी पनाहों में ले लो, प्लीज मुझे अपनी आगोश में ले लो। मैं कब से तुम्हारे लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हूँ, और अब जब तुम 12 महीने बाद घर आए हो तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? पहले तो तुम्हारा मेरे बिन एक दिन नहीं गुजरता था, और अब 12 महीने बाद भी आए हो और एक बार भी मेरे नजदीक नहीं आए। मेरी बात सुनकर दिनेश मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। तुमने ही उन्हें मुझसे दूर कर दिया। मेरा दिल उनके बगैर तड़पता है, और अब वैसे ही तुम मेरे लिए तरसोगी। अब एक एक पल मेरी मोहब्बत के लिए तरसोगी। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है? मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो और तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे नाराज होकर रूठ जाए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यारा करती हूँ। दिनेश कहने लगा, तुम्हारा प्यार ही तो ले डूबा है मुझे। तुम्हारे प्यार ने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। तुम्हारा प्यार और मोहब्बत ने मुझे तबाह करके रख दिया। मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? वो इस तरह गुस्से से बोला कि मैं सहम कर रह गई। फिर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, प्यार करती हो ना मुझसे? ठीक है। ये कहकर वो मुझे हॉल से बाहर ले गया और बाहर निकलकर खुले आंगन में ले आया, जहाँ बहुत तेज और गाढ़ी बारिश हो रही थी, और इतनी तेज बारिश देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम?
दिनेश मुझे बारिश से डर लगता है, मुझे आंगन में नहीं जाना। मगर वह मुझे जोर से खींचते हुए आंगन में ले आया। तेज तूफानी बरसती बारिश में मुझे ले जाकर छोड़ दिया। कहने लगा, प्यार करती हो ना तुम मुझसे, तो सारी आजमाइशें मैं ही क्यों झेलूं, आज ये आजमाइश तुमको झेलनी होगी। मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा। अगर मुझसे प्यार करती हो तो गुजारो पूरी रात इस गरजती और कड़कती बारिश में। ये कहकर दिनेश मुझे उसी आंगन में छोड़कर घर के अंदर चला गया। हॉल का दरवाजा भी बंद कर दिया और मैं यूं इस तरह उस जगह पर थी जैसे डर से आज मर जाऊंगी। ये कौन सी आजमाइश थी? ये कौन सा इम्तिहान था? मैं सिमटकर उसी आंगन में बैठ गई थी। पूरी रात मैं उस गरजती बादलों की बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही। मैं दिनेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके बगैर तो मर जाती। वो मुझे अगर आग में कूदने को कहता तो मैं आग में भी कूद जाती। ये तो बस बारिश थी। मैं सोचने लगी कि मैंने दिनेश से प्यार ही तो किया था। मैंने ऐसा भी किया, छीन लिया उससे, तब तो वो भी मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार था। लेकिन अब तोहमत सिर्फ मुझ पर ही क्यों? ये मुआमला उस वक्त से शुरू हुआ था जब से वो अमेरिका गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे याद आने लगा कि उस दिन भी मेरी नजर घड़ी की सुइयों की तरफ थी। रात के 12 बज रहे थे और मुझे दिनेश की वीडियो कॉल का इंतजार था, जो रात के 12 बजे मुझे वीडियो कॉल किया करता था। वह विदेश में जॉब करता था, इसीलिए शादी के बस कुछ दिनों बाद ही उसे मजबूरन अपने जॉब के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। लेकिन वो हर दिन मुझसे रात को 12 बजे वीडियो कॉल पर बात करता था। हम पूरा 2-2 घंटे एक दूसरे से जी भरकर बातें किया करते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति 1 साल से पहले वापस नहीं आएंगे। मगर आज तो मेरे आश्रय की घड़ियां लंबी होने लगी थी। काफी देर हो चुकी थी मगर दिनेश की कोई कॉल नहीं आ रही थी। कई बार मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की मगर दूसरी तीसरी रिंग पर वो कॉल काट देता था। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि दिनेश प्लीज मुझे फोन करो, मुझे और परेशान मत करो। लेकिन शायद वह मुझसे बहुत ज्यादा खफा था, क्योंकि मैंने इसकी फरमाइश पूरी नहीं की थी। एक दिन पहले ही उसने मुझसे एक अजीब सी जिद कर दी थी, जिस पर मैंने उसे मना कर दिया। दिनेश कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फोन ऑफ कर दूंगा और आगे से तुम्हें फोन भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी बकवास बात नहीं मानूंगी। अरे तुम तो अमेरिका जाकर बड़े ही बेशर्म और बहाया हो गए हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और कहीं भागी नहीं जा रही। जब तुम इंडिया वापस आओगे तो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश तुम्हारी आगोश में पूरी करूंगी। इस तरह वीडियो कॉल पर सही नहीं होगा। मैंने तो उस वक्त ये शायद मजाक में कहा था। मैं दिनेश सामने नखरा दिखाना चाहती थी, मगर मुझे क्या पता था कि वह मुझसे सच में नाराज हो जाएगा। 4 दिन तक दिनेश की कोई कॉल नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। बार बार उसे मैसेज कर रही थी, माफी भी मैसेज करके मांग चुकी थी, मगर वो था कि कॉल करने को तैयार न था। 1 हफ्ते बाद रात 1 बजे उसका मैसेज आया था कि मैं 4-5 दिन से बीमार पड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सका। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? दिनेश वीडियो कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। दिनेश कहने लगा, सुमन पेट दर्द की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है, प्लीज मुझे 2-4 दिन रेस्ट करने दो, मैं तुमसे फिर कभी बाद में बात कर लूंगा। ये कहकर उसने उसके बाद तो मुझे मैसेज का रिप्लाई तक भी नहीं दिया। मेरे ये 2-4 दिन किस तरह से बीते थे मैं ही जानती थी। मेरी और दिनेश की लव मैरिज शादी हुई थी। हमारी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और फिर चीटिंग में हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। वहीं हमने एक दूसरे को अपनी तस्वीर भेज दी थी। इंस्टाग्राम से हमारी प्यार की शुरुआत हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते आशिकी की हदों को पार कर गई थी। हम एक दूसरे के आशिक हो गए थे। 2 वर्ष तक हमारा प्यार का सिलसिला यूं ही जारी रहा। उसके बाद दिनेश ने अपने घर वालों से मेरे रिश्ते के लिए कहा। पहला उलझन तो यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्लियर मुंह पर मना कर दिया। दिनेश की मम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी भी आवारा लड़की से नहीं कर सकती। वो कहने लगी, और दूसरी बात, तुम्हारी मंगनी बचपन से ही मैंने अपनी एक फ्रेंड की बेटी से तय कर रखी है। दिनेश की मम्मी उसकी शादी अपनी किसी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन दिनेश मेरी खातिर सबसे उलझ गया था। दिनेश कहने लगा, शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन से ही करूंगा, वरना नहीं, किसी से नहीं करूंगा।
मगर उसकी मम्मी इस रिश्ते पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही थी और ना ही उसके पिताजी दिनेश मुझसे कहने लगा कि मैं अकेले ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल भी इस शादी पर एग्री नहीं हो रहे हैं। जिस परिवार से मैं बिलोंग रखती थी वहां पर किसी तरह की कोई रोक टोक ना थी। हमें इतना अधिकार दिया गया था कि अगर हमें कोई पसंद है तो वो रिश्ता लाकर शादी कर सकता है, लेकिन घर से भागकर माँ बाप को बदनाम करने की सोच न रखे तो अच्छा है। मैंने अपनी मम्मी को जब ये बताया कि दिनेश के घर वाले इस बात पर एग्री नहीं हैं, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जब उसके घर वाले इस बात पर राजी नहीं है तो फिर वो कैसे तुम्हें शादी के बाद अपना सकते हैं और कैसे दिनेश तुम्हें उस घर में ले जा सकता है। मैंने कहा, मम्मी दिनेश अच्छी नौकरी करता है, उसके पास अपना खुद का घर भी है, वो मुझे सबसे अलग रखना चाहता है। थोड़ी सी बहस के बाद मेरी मम्मी ने इस रिश्ते के लिए मान गई थी। उन्होंने मेरे पिताजी को भी एग्री कर लिया। कैसे किया मैं नहीं जानती। अगले दिन ही मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ऐसा करो, दिनेश से कहो हमसे मुलाकात कर ले। मैंने ये खबर दिनेश को दे दिया। दिनेश दूसरे दिन ही मेरे घर पर मेरे माता पिता से मिलने के लिए सा गया। मेरे पिताजी ने बहुत ही निर्मली के साथ दिनेश से मेरी विवाह कर दी। मेरे पिताजी मेरे नाम से अच्छा खासा पैसा जमा करवा दिए थे, जो कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए जमा करके रखे हुए थे। मैं दिनेश के साथ एक अलग घर में रहती थी। मैं बहुत खुश थी। दिनेश मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन दिनों तो मैं आसमानों में शेयर किया करती थी। मैं दिनेश को जरा भी नजर न आती तो वह मुझे इधर उधर ढूंढने लगता। दिनेश कहने लगता, सुमन तुम हर वक्त मेरी नजरों के पास ही रहा करो। एक दिन दिनेश ने ऐसी खबर सुनाई कि मैं हैरान होकर रह गई। कहने लगा, मेरे मम्मी और पिताजी मेरे बड़े भाई के पास यूरोप चले गए हैं। मुझसे बहुत ज्यादा खफा थे, परंतु इसी वजह से ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया है, जिसमें ये घर जिसमें हम रह रहे हैं ये भी शामिल है। परंतु हमें जल्द से जल्द ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। ये घर मेरी मम्मी के नाम पर है। मैंने कहा, दिनेश अब हम कहाँ जाएंगे? दिनेश कहने लगा, मैं खुद टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं रेंट पर कोई घर भी ले सकूं। इसलिए मुझे वापस दिनेश के साथ मायके आना पड़ा। मगर कुछ दिन बाद ही मेरी मम्मी कहने लगी, ऐसी शादियां ज्यादा नहीं चलती, तुम्हें सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए था। अब क्या हम तुम्हारे पति को भी पालेंगे सुमन? हम तुम्हें मायके यानी कि यहाँ पर बिठाकर नहीं रख सकते। घर पर तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम अपने पति पर डालो तो अच्छा है। ये बात जब मैंने दिनेश से कही तो वो कहने लगा, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, छोटा मोटा कोई रेंट में घर ले लेता हूँ, परंतु मेरी सैलरी पर ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने माता पिता के घर बहुत ही ऐशो आराम भरी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने दिनेश को भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सैलरी में ही गुजारा कर लूंगी। और फिर दिनेश ने एक छोटा सा घर रेंट पर ले लिया और मैं उसके साथ इस छोटे से घर में रहने लगी। एक बार दिनेश मुझसे कहने लगा कि वह यहाँ इंडिया में रहते हुए कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए अगर वो बाहर नौकरी के लिए अप्लाई कर दे तो मुमकिन है एक छोटा सा 2-4 कमरों वाला घर ले सके। मैं भी इस बात पर एग्री हो गई। अगले ही महीने दिनेश को अमेरिका में नौकरी मिल गई थी, यहाँ तक कि उसका वीजा और टिकट भी वही लोग भेज रहे थे। दिनेश का एक भाई अमेरिका में रहता था, उसी ने दिनेश की ये नौकरी लगवाई थी। जिस दिन दिनेश को अमेरिका जाना था उस दिन मैं बहुत रो रही थी। वो कहने लगा, बस 1 साल की बात है, इस 1 साल में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि यहाँ पर अपना घर ले सकूं और फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। फिर मैं यहीं पर कोई नौकरी कर लूंगा और देखना मुझे यहाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास अमेरिका में जॉब करने का तजुर्बा भी होगा। वह मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो लगातार रोए जा रही थी। मुझे इस बात का भी गम था कि दिनेश के माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। काश कि वो मान जाते हैं तो हमारी जिंदगी में आसानियों पैदा हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। जाने से पहले दिनेश कहने लगा, मैं रोज तुम्हें वीडियो कॉल किया करूंगा। मैं दिनेश की मजबूरी को समझती थी। जाने से पहले मुझसे कहने लगा, अमेरिका पहुंचकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज भी दूंगा। मैं उसकी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसा सरप्राइज मुझे देना चाहता है। अन्यथा वह मुझे छोड़कर अमेरिकी चला गया,
लेकिन डेली डेली वह मुझे रात के 12 बजे वीडियो कॉल करता था, मुझसे जी भर की बातें करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिनेश का स्वभाव मुझसे कुछ बदल सा रहा था। अजीब सा व्यवहार हो रहा था उसका। मेरा दिल पता नहीं क्यों अनजाने डर से घबराने लगा था। 10 दिन बीत गए थे और दिनेश सिर्फ मैसेज पर बात कर रहा था। वो बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में ये डर भी उठने लगा था कि कहीं दिनेश मुझे धोखा तो नहीं दे रहा था। हो सकता है कि मुझसे दिल बहलाने के लिए उसने शादी तो कर ली है और अब हमेशा के लिए अमेरिकी चला गया है, और इस सोच ने तो मुझे परेशान करके रख दिया था। परंतु कुछ दिन बाद ही दिनेश की वीडियो कॉल आ गई। दिनेश का चेहरा भी उतरा हुआ था। दिनेश की आंखें भी लाल हो रही थीं। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो सच में बीमार है। मुझे देखकर कहने लगा कि 10 दिन से बुखार में पड़ा था, आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम कहीं मुझे सेल्फिश न समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले डर को उसने फौरन से दूर कर दिया था, और दिनेश को सामने वीडियो कॉल पर देखकर मेरे दिल को भी सुकून हो गया था। कुछ दिन तक हम बातें करते रहे। एक दिन दिनेश कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए रोज रोज अब तुमसे बात नहीं कर सकता। अब वो धीरे धीरे मुझसे कम बात करने लगा, परंतु रेगुलर मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा था ताकि मुझे घर के खर्चों के लिए कोई परेशानी न उठानी पड़े। 1 साल गुजर गया था और ये साल मैंने कैसे काटा था मैं ही जानती थी। जैसे जैसे साल पूरा हो रहा था तो मेरी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी कि अब दिनेश घर आ जाएगा। मेरी बेकरारियां बढ़ रही थी, लेकिन दिनेश कहने लगा कि मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात भी करनी है। मैं तो ये बात सुनकर ही खुश हो गई थी कि वह इंडिया वापस आ जाएगा। मैंने उसकी दूसरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज की बात मुझे कही थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे दिनेश के आने की इस तरह खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। जिस दिन उसको आना था, मैं उसको लेने एयरपोर्ट चली गई। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आया, मैं मचलकर उसके गले लग गई और रोने लगी, लेकिन उसने फौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। कहने लगा, सुमन, ये क्या हरकत है, लोग देख रहे हैं। मुझे दिनेश का ये बर्ताव बहुत अजीब लगा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि 1 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारा है। उसे लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। जैसे ही मैं घर पर आई तो दिनेश वहां भी गुमसुम सा था। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगा, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसकी पसंद की बहुत सारा खाना बनाई थी, लेकिन उसने खाना उतने मन से नहीं खाया था जैसे वह पहले खाता था। खाने के बीच भी वो मेरी बातें बहुत ही गायब दिमागी से सुन रहा था। मेरी बातों का बसूहा मैं जवाब दे रहा था। मैं उसके इस अजीब तरह की बर्ताव व्यवहार से परेशान होने लगी। मैंने कहा, दिनेश, क्या बात है, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? वह कहने लगा कि तुम जानती हो मैं वापस क्यों आया हूँ? मैंने कहा, क्यों? दिनेश कहने लगा, मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसा जमा नहीं हो सका। मैं उसकी उदासी की वजह समझी थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं की है। और फिर मेरे माँ बाप ने भी जो शादी में मेरा हिस्सा मुझे दिया था, वह भी पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। हम सब वो पैसा मिलाकर एक छोटा सा घर खरीद सकते हैं। मुझे लगा ये सुनकर दिनेश खुश हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी चुप चुप सा था। रात को जब दिनेश सोने के लिए रूम में आया तो मुझे लगा कि वह भी मेरे लिए उतना ही बेकरार होगा जितना मैं उसके लिए हूँ, लेकिन वो तो बस इधर उधर रूम में अपना टाइम पास कर रहा था। कभी अपने घड़ी उतार के रखता तो कभी जूते साइड में रखता, कभी अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगता है, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने ये 1 साल दिनेश की गैर मौजूदगी में बहुत मुश्किल से गुजारा था। मैं खुद ही उठकर दिनेश के सीने से लग गई, लेकिन मेरे पास जाते ही दिनेश ने मुझे झटक कर खुद से दूर किया था। कहने लगा, ये क्या हरकत कर रही हो, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा, दिनेश, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ और तुम मुझे करीब ही नहीं आने दे रहे। वो कहने लगा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि दिनेश ऐसा भी कह सकता है। अमेरिका जाने से पहले वो जब भी रात को मुझसे चिपक कर नहीं सोता था, उसे नींद ही नहीं आती थी, और आज वह मुझसे कह रहा था कि मेरे करीब मत आओ।
मेरी आंखों में आंसू आ गए, परंतु फिर मैंने ये सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद दिनेश परेशान है अपनी जॉब की वजह से, इसलिए मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। दिनेश ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया, और फिर अब ऐसा ही होने लगा। वह धीरे धीरे मुझसे दूर रहने लगा था। मैंने अपने माता पिता से अपने पैसों का जिक्र कर दिया। मेरे पिताजी की कुछ प्रॉपर्टीज भी थी। हम 3 बहनें थे। मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा निकाल कर भी मेरे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं समझी कि अब दिनेश खुश रहने लगेगा और मेरे साथ एक हैप्पीनेस लाइफ गुजारेगा। लेकिन वो जब से आया था मुझसे दूर हो रहा था, मेरे करीब नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है, वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपने मम्मी पापा की नाराजगी का एहसास है, और ये बात सही निकली थी। एक बार मैं दिनेश के करीब आने लगी तो उसने मुझे दूर झटक दिया। कहने लगा, पीछे रहो, मुझसे तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज हो गए हैं। मुझे तुमसे की गई मोहब्बत पर पछतावा हो रहा है। मुझे अपनी मम्मी की याद आती है। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी मुझसे छीन गई है, और मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। दूसरे देश में भी मैंने धक्के खाकर देख लिए। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस कर रह गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मुझसे इस तरह की बात कर सकता था। उसमें मेरा तो कोई दोष न था। उसे चाहिए था कि वह अपने माँ बाप को राजी करता, या फिर मुझसे दोस्ती की शुरुआत ही न करता। मैंने भी तो अपने माता पिता को मनाया था, और शादी करके अपने माता पिता की मर्जी से उसके साथ इस घर में रह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे यूरोप ले जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता के पाँव पड़ जाऊंगी। उनके हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लूंगी, उनकी विनती करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, और तुम देखना, मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार सह नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये सच था। मैं दिनेश की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। दिनेश कहने लगा, जब तक मेरे मम्मी पापा मुझसे राजी नहीं हो जाते, मैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता, और प्लीज तुम मुझसे यूं चिपकने की कोशिश मत किया करो। मुझे घिन आती है तुमसे। दिनेश की ये बातें सुनकर मैं तड़प गई थी। मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। वो कहने लगा, ईश्वर के लिए मुझसे दूर रहा करो। मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। जब भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो, मुझे अपने मम्मी पापा याद आने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी परवाह नहीं रही थी। बस सुबह उठते ही अपने काम के लिए चला जाता, शाम को वापस आता तो खाना खाकर फिर बाहर दोस्तों में चला जाता। रात को 11 बजे, कभी 12 बजे घर आता और तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता। जब से वो अमेरिका से वापस आया था, उसका ऐसा ही व्यवहार था। मैंने सोचा कि दिनेश से कहती हूँ, वह मुझे अपने मम्मी पापा का फोन नंबर ही दे दे, उनसे बात करके देखती हूँ। लेकिन वो फोन नंबर देने के लिए भी तैयार न था। एक रात तेज बारिश हुई तो दिनेश ने मुझे आंगन में खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सजा देने लगा। मैं बारिश से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन मैं फिर भी बारिश में खड़ी रही। और फिर जब एक बार बहुत तेज बिजली कड़की तो मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो वो मेरे पास बैठा था और रो रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे और नाटक नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है? दिनेश कहने लगा कि तुम्हारा दिनेश मर चुका है। सुमन, मैं दिनेश नहीं हूँ। ये सुनना था कि मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। वो कहने लगा, मैं दिनेश का जुड़वा भाई हूँ। मैं पिछले 3 सालों से अमेरिका में काम कर रहा था। मैंने ही दिनेश को अमेरिका बुलाया था। दिनेश ने पहले कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया होगा। ये बात उसने मुझे अमेरिका में आकर बताई भी थी। कहता था कि उसे किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज दूंगा। जब वो हम दोनों को एक साथ देखेगी तो हैरान हो जाएगी, परंतु उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। एक कार एक्सीडेंट में दिनेश बहुत जख्मी हो गया था। मैं उसे अस्पताल ले गया। उस समय भी उसे तुम्हारा ही ख्याल था। मुझसे कहने लगा कि वह मेरा गम सह नहीं पाएगी। उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना।
मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरे मरने की खबर सुनकर वह पागल हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरे बिना वह जी नहीं सकती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम उसे अपना लेना और उसे सच्चाई मत बताना, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनकर वह टूटकर बिखर जाएगी। तुम उसकी जिंदगी में किशिर बनकर जाना, मेरी सुमन को बेसहारा मत छोड़ना। ये कहते हुए वो बेतहाशा रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे दिनेश बनकर बात करनी शुरू कर दी। बहुत बार चाह तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सोचा इंडिया आकर मैं तुम्हें सच बता दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम पागलों की तरह मेरे गले लगी थी, जिस तरह से दिनेश की 1 साल की जुदाई पर तुम फूट फूट कर रोने लगी थी, मैं घबरा गया था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जब भी तुम्हें सच बताना चाहा, तुम्हारी दिनेश के लिए मोहब्बत देखकर मेरी होठ खामोश हो जाते थे। इसलिए चाहा कि तुमसे खराब रवैया रखूंगा, ताकि तुम्हें दिनेश से नफरत हो जाए और तुम डिवोर्स मांग लो। लेकिन तुम हर आजमाइश पर खरी उतरती रही, मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करती रही, यहाँ तक कि बारिश में पूरी रात भीगती रही। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और धोखेबाजी और ड्रामा नहीं कर सकता। मैं ये बातें दिल थामे सुन रही थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं दिनेश दिनेश पुकारने लगी थी। मेरा दिनेश बेवफा नहीं था, वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। अपने आखिरी समय में भी उसे मेरी परवाह थी। जब मैं कुछ ठीक हो गई तो दिनेश का भाई नीरज कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने गौर से नीरज की तरफ देखा, वह बिल्कुल दिनेश की तरह दिखता था। कोई कह नहीं सकता था कि वह दिनेश नहीं है। मैं भी तो धोखा खा गई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये तो दिनेश ही नहीं है। कितनी बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी, 1-2 बार जबरदस्ती उसके गले भी लग गई थी, तब भी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि ये दिनेश नहीं है। मैं नीरज की शराफत की कायल हो गई थी। उसने एक बार भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन मैंने नीरज को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन नीरज कहने लगा, भाई ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना लूं। ये भाई की आखिरी इच्छा थी, लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया। मैं दिनेश की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। मैं अपने मायके चली गई। मेरे मम्मी पापा को जब सच मालूम हुआ तो कहने लगे, तुम कैसे सारी जिंदगी दिनेश के नाम पर जी सकती हो? और फिर दिनेश की आखिरी इच्छा थी कि तुम और नीरज एक हो जाओ। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जख्म अभी हरा था, मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन मैं जब से नीरज को छोड़कर अपनी मायके आई थी, मेरा जी चाहता मैं नीरज को एक बार देख लूं, क्योंकि नीरज में दिनेश की झलक दिखाई देती थी। वो बिल्कुल दिनेश के जैसा था और उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। और नीरज भी मुझसे फोन पर बात कर लिया करता था। उसकी बातों में भी अपनापन था। शायद इतने दिन मेरे साथ रहते रहते उसे भी मुझसे लगाव हो गया था। परंतु आप लोग बताएं, क्या मुझे दिनेश से बेवफाई कर लेनी चाहिए, जो मरते दम तक मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी परवाह करता था? मैं क्यों उसके नाम पर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती? आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दिनेश की आखिरी इच्छा को मानते हुए नीरज को अपना लेना चाहिए? हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बारे में जरूर मुझे कुछ सुझाव देंगे। कमेंट करके जल्दी से बताएं कि मैं क्या करूं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए लास्ट तक बने रहें। जब रोहित खाना खाकर ऊपर छत पर गया तो सब सो चुके थे। रोहित ने अपना बिस्तर लगाया और लेट गया। रोहित को नींद नहीं आ रही थी। शराब का नशा और अभी अभी उसकी मकान मालकिन सुनीता के दर्शनों ने रोहित की नींद पर उड़ा दिया था। रोहित ने दूसरी तरफ करवट बदली ताकि वो सो सके, पर बार बार सुनीता उसके ज़हन में आ रही थी। तभी उसे पीछे से कुछ आहट सुनाई दी। रोहित बिना हिले डोले पड़ा रहा। सुनीता फिर से उठकर उसी छत के कोने की तरफ जा रही थी, जो रोहित से सिर्फ 4 से 5 फुट की दूरी पर था। रोहित मन में सोच रहा था कि कहीं सुनीता ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही। सुनीता बाथरूम में न जाकर टॉयलेट करने उसी कोने में बैठ गई और फिर बाथरूम करने के बाद खड़ी हुई
और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। रोहित का तो अब बुरा हाल था। रोहित मन में सोचने लगा, दिन में कितनी शरीफ बनती है और अब अपने जलवे दिखाकर मुझे परेशान कर रही है। अब जरा मैं भी इसे अपने जलवे दिखा दूं। रोहित उठकर उसी कोने में चला गया जहां पर सुनीता ने टॉयलेट किया था और जलवे दिखाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। रोहित चाहता था कि पहले सुनीता पहल करे ताकि उसके ऊपर कोई बात न आए। तभी उसे अपने बिस्तर के पास अपनी मकान मालकिन सुनीता की आहट महसूस हुई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। सुनीता एक विधवा औरत थी जिसके पति की लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। वो अपने पति के साथ यूपी के एक छोटे से शहर में रहती थी। सुनीता का पति एक रेलवे में जॉब करता था और उसने उसी शहर में एक छोटा सा अपना मकान बना लिया था। पति की मौत के बाद सुनीता को अपने बेटे और बेटी के पालन पोषण के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके लिए उसने लोगों के घरों में भी काम किया। आखिरकार उसने कपड़े सिलने का काम सीख लिया और घर पर ही औरतों के कपड़े सीने लगी। सिलाई और पति की पेंशन से वो अपने घर और बेटा बेटी की पढ़ाई को ठीक से चलाने लगी थी। सुनीता के पति की मौत को 6 साल हो गए थे। सुनीता बहुत ही घरेलू किस्म की औरत थी। 37 साल में भी उसका बदन एकदम गठा हुआ था और रंग सांवला था। एक दिन सुबह के 9 बज रहे थे। सुनीता कपड़े सी रही थी। उसका बेटा निखिल और बेटी दिव्या अभी तक उठे नहीं थे क्योंकि स्कूल में छुट्टियां थी। दोनों 1 महीने से स्कूल नहीं गए थे और 2 दिन बाद ही उनके स्कूल खुलने वाले थे। घर के नीचे वाले पोर्शन के बाहर की बैठक में वो कपड़ों को सिला करती थी। सुनीता अपने माथे पर आए पसीने को पोंछती हुई ऊपर की तरफ जाने लगी। ऊपर आकर उसने देखा कि उसका बेटा निखिल उठ गया था और ब्रश कर रहा था। सुनीता ने पूछा, निखिल तुम्हारी दीदी उठी कि नहीं? निखिल ने कहा, जी नहीं, दीदी अभी तक सो रही है। सुनीता बोली, पता नहीं आजकल की लड़कियां इतनी देर से क्यों उठती है। चलो छुट्टियां चल रही है, नहीं तो स्कूल जाने में भी देर कर देती है। सुनीता बड़बड़ाते हुए दिव्या के कमरे में आती है जहां दिव्या अभी तक सो रही थी। सुनीता दिव्या के बेड पर आकर बैठ जाती है और गौर से अपनी जवान होती हुई बेटी को देखने लगती है। दिव्या अपनी माँ के विपरीत एकदम गोरी थी। वो 19 साल की हो गई थी और दिव्या की हाइट 5 फुट 1 इंच थी। सुनीता अपनी बेटी के माथे पर से बालों को बड़े प्यार से हटाने लगी। सुनीता बोली, उठ जा बेटी, देखना 9 बज गए हैं। दिव्या अपनी अध खुली आंखों से बोली, क्या है माँ, सोने दो ना, स्कूल तो बंद है ना। सुनीता बोली, स्कूल बंद है तो क्या सारा दिन बिस्तर पर ही रहेंगी? चल जल्दी उठ जा। दिव्या अपनी आंखों को मलते हुए बेड पर से उठकर बैठ गई और अपने माँ के गले से लग गई। सुनीता ने कहा, बेटी की पीठ पर हाथ फेरते हुए चल जा, फ्रेश हो जा, तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। दिव्या बोली, ठीक है माँ। सुनीता उठकर नीचे आ गई। नीचे आते हुए उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसे अपनी जवान होती बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई के बारे में सोचने लगी। पति की पेंशन और सिलाई से तो वो घर ठीक ठाक चला रही थी, पर आगे आने वाले समय के लिए कुछ जोड़ नहीं पा रही थी। वो किचन में आ गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाकर उसने अपने बेटे और बेटी को दी। तभी बाहर से डोरबेल बजी। सुनीता ने नीचे आकर गेट खोला। सामने एक साधारण सा दिखने वाला आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी बोला, नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं? सुनीता बोली आदमी की तरफ देखते हुए, अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए, नमस्ते राजेंद्र भाई साहब, आप बड़े दिनों बाद आए। राजेंद्र बोला, हाँ भाभी जी, बस काम कुछ ज्यादा था।
सुनीता ने कहा, आइए अंदर आइए। बैठिए ना भाई साहब, कैसे आना हुआ? राजेंद्र सुनीता के पति के साथ रेलवे में काम करता था। सुनीता ने कहा, भाई साहब बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। राजेंद्र बोला, अरे नहीं भाभी जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सुनीता बोली, जी हाँ भाई बोलिए ना। राजेंद्र बोला, मेरा एक दोस्त था जो रेलवे में इस शहर में नौकरी करता था। उसका परिवार लखनऊ में था। उसकी मौत कुछ दिन पहले हो गई। वो अपने पीछे एक लड़का छोड़ गया है। उसकी जगह उसके बेटे को रेलवे में जॉब मिल गई है और वो यहाँ रहने के लिए कोई रूम किराए पर ढूंढ रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपके नीचे के 2 रूम खाली है, तो एक अगर उसे किराए पर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। राजेंद्र की बात सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई कि अगर वो रूम उसे किराए पर दे दे तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सुनीता बोली, ठीक है भाई साहब, आप उसे ले आइए। राजेंद्र बोला, मैं उसे रूम का रेंट कितना बताऊं? सुनीता बोली, जो आप ठीक समझे। राजेंद्र ने कहा, 1000 रुपये महीने का ठीक रहेगा। सुनीता बोली, जी ठीक है। राजेंद्र बोला, बेचारा अकेला है, अगर आप उसे खाना वगैरह भी दे दे और उसके बाकी के काम भी कर दे तो वो 3000 रुपये महीना देने को भी तैयार है। सुनीता बोली, ठीक है भाई साहब, उसके खाने पीने और बाकी के काम का इंतजाम भी हो जाएगा। राजेंद्र बोला, तो फिर ठीक है, मैं आज शाम को उसे अपने साथ ले आऊंगा और आप उसे बात कर लेना। उसके पास कुछ ज्यादा सामान भी नहीं है, बस कुछ ही चीजें हैं। ये कहकर राजेंद्र वापस चला गया और सुनीता अपने काम में लग गई। सुनीता ने नाश्ता बनाया और बच्चों के साथ नाश्ता करने लगी। निखिल बोला, माँ मुझे नए वीडियो गेम चाहिए, पुराना वाला खराब हो गया है। सुनीता बोली, ठीक है, नया ले लेना। अब तो चुपचाप नाश्ता कर लो। और तीनों नाश्ता मिलकर करने लगे। दोपहर के 2 बज रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी। गली एकदम सुनसान पड़ी थी। निखिल और दिव्या सो रहे थे और सुनीता नीचे कपड़ों की सिलाई कर रही थी। तभी डोर बेल बजी। सुनीता ने उठकर गेट खोला तो सामने राजेंद्र खड़ा था। उसके साथ 119 साल का लड़का खड़ा था। इससे पहले कि सुनीता कुछ खोलती, राजेंद्र बोला, बहन जी, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। सुनीता बोली, आइए अंदर आइए। दोनों सुनीता के साथ बैठक में आ गए। सुनीता ने उन्हें सामने पड़ी चेयर पर बैठने को कहा। राजेंद्र बोला, लीजिए भाभी जी, अब आपको जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सुनीता बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? लड़का बोला, जी रोहित। सुनीता बोली, देखो रोहित, मैं तुम्हें अपना रूम रेंट पर दे रही हूं, पर तुम्हें कुछ रूल को मानने पड़ेंगे। रोहित बोला, जी। सुनीता बोली, एक तो घर पर टाइम से आना होगा और अपने काम से मतलब रखना होगा। रोहित बोला, जी। सुनीता बोली, हर महीने के 3000 रुपये देने पड़ेंगे। रोहित बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम शराब तो नहीं पीते? कभी कभार पी लेता हूँ, लेकिन आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सुनीता बोली, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। ठीक है राजेंद्र भाई साहब, ये यहाँ रहने के लिए आ सकता है। राजेंद्र रोहित के साथ खड़े होते हुए, ठीक है बहन जी, ये शाम को अपना सामान लेकर आ जाएगा। सुनीता बोली, जी ठीक है, और दोनों चले गए। उनके जाने के बाद सुनीता ऊपर आ गई और दोपहर के लिए खाना बनाने लगी। निखिल और दिव्या उठ चुके थे। खाना बनाने के बाद सुनीता ने खाना लगा दिया और तीनों ने मिलकर खाना खाया। दिव्या बोली, माँ आज कहीं घूमने चले गया? सुनीता बोली, नहीं आज घर पर नीचे के रूम में किराएदार आने वाले हैं। दिव्या बोली, क्या माँ तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो? निखिल की हर जिद पूरी करती हो तो मुझसे प्यार नहीं करती? सुनीता बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज वो किराएदार आने वाला है, कल ले चलूंगी। दिव्या चुपचाप बैठी रही। शाम के 4 बजे सुनीता नीचे बैठक में अपना काम कर रही थी
तभी डोरबेल बजी। सुनीता बोली, अपने आप से लगता है रोहित होगा। सुनीता ने गेट खोला तो बाहर रोहित हाथों में 2 बैग लिए खड़ा था। सुनीता बोली, आओ अंदर आओ, अभी भी बाहर बहुत गर्मी थी। रोहित का फेस एकदम लाल हो चुका था और पसीने से भीगा हुआ था। अंदर आते ही सुनीता ने उसे बैठक में बैठा दिया और खुद उसके लिए पानी लेने चली गई। थोड़ी देर बाद सुनीता वापस आई। उसके हाथ में एक पानी का गिलास था। सुनीता के हाथ से गिलास लेते हुए रोहित ने उन्हें धन्यवाद कहा। सुनीता बोली, तो तुम्हारा ड्यूटी टाइम क्या है? ये सुबह 9 बजे से और रात को कितने बजे आते हो? जी कभी कभी 10 भी बज जाते हैं। अगर मैं कभी लेट हो गया तो वहीं स्टेशन पर ही सो जाया करूंगा। कोई बात नहीं, 10 बजे तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आप बहुत अच्छी है। मुझे ऐसी ही मकान मालकिन की जरूरत थी। सुनीता बोली, तुम्हारी उम्र कितनी है जी? 19 साल। सुनीता बोली, तुम्हारे माता पिता के बारे में सुनकर दुख हुआ। इतनी सी उम्र में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। रोहित बोला, अब तो आदत सी हो गई है। सुनीता बोली, चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। मैंने उसे साफ कर दिया था। रोहित ने कहा, जी चलिए। और रोहित सुनीता के पीछे बैठक के साथ वाले रूम में आ गया। ये है तुम्हारा कमरा? जी बहुत अच्छा है। अब तुम अपना सामान जमा लो और आराम कर लो। मैं जाती हूँ, जब तक रात का खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जी ठीक है। और सुनीता के जाने के बाद रोहित अपना सामान जमाने लगा। दोस्तों, रोहित 119 साल का बिगड़ा हुआ लड़का था। उसके पिता रेलवे में अच्छी पोस्ट पर थे और रेलवे में एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई थी। रोहित जब 15 साल का था तब उसकी मां का देहांत हुआ था। बिना मां के रोहित गलत संगत में पड़ गया। वो घर देर से आता था और खूब दारू सिगरेट पीने लगा था। रोहित के पिता की गांव में काफी जमीन जायदाद थी जो उन्होंने ठेके पर दे रखी थी, लिहाजा पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब पिता के मरने के बाद रोहित बिल्कुल आजाद हो चुका था। रोहित सामान सेट करने के बाद बेड पर लेट गया और उसकी आंख लग गई। उधर रात के 8 बज चुके थे। सुनीता खाना तैयार कर चुकी थी। खाना तैयार करने के बाद वो नीचे आई और रोहित के रूम के डोर को नॉक किया। रोहित आवाज सुनकर जागा और डोर खोला। जी, वो मुझे नींद आ गई थी। सुनीता बोली, कोई बात नहीं, खाना बन गया है। तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। आप चलिए, मैं आता हूँ। सुनीता के जाने के बाद वो नीचे बने बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर ऊपर आ गया। ऊपर दिव्या और निखिल दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सुनीता खाना परोस रही थी। सुनीता बोली, अरे आओ रोहित बैठो, मैं खाना ही परोस रही थी। बच्चों, ये रोहित भैया है कि नीचे किराए पर आए हैं। चलो दोनों नमस्ते करो। दिव्या ने रोहित को कनखियों से देखते हुए नमस्ते कहा। निखिल ने मुस्कुराते हुए नमस्ते भैया, रोहित सर हिलाते हुए नमस्ते बेटा। उसके बाद चारों खाना खाने लगे। दिव्या बार बार कनखियों से रोहित को देख रही थी। रोहित एक स्मार्ट हैंडसम लड़का था। रंग एकदम गोरा, पर रोहित का ध्यान खाने में था। दिव्या मन में सोचते हुए अपने आप को बहुत हैंडसम समझता है, इतनी अकड़ दिखा रहा है। चारों ने खाना खत्म किया और सुनीता बर्तन उठाने लगी। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ। सुनीता बोली, सुनो, नीचे बहुत गर्मी होती है। हम सब ऊपर छत पर खुले में कूलर चलाकर सोते हैं। अगर तुम चाहो तो अपना बिस्तर ऊपर लेकर आ सकते हो। जी आप ठीक कह रही हैं, नीचे तो बहुत गर्मी है। मैं छत पर ही सो जाऊंगा। ये कहकर रोहित नीचे चला गया। सुनीता बर्तन साफ करने लगी। दिव्या और निखिल टीवी देख रहे थे। काम खत्म करने के बाद सुनीता छत पर बिस्तर लगाने के लिए चली गई। तभी रोहित भी ऊपर आ गया और अपना बिस्तर लगा लिया। सुनीता बोली, अच्छा किया जो तुम ऊपर आ गए।
नीचे तो सच में बहुत गर्मी है। सुनीता बिस्तर लगाने के बाद नीचे चली गई और रोहित बिस्तर बिछाकर लेट गया। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। रात के करीब 12 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके साथ वाले बिस्तर पर खाली था और उसके आगे वाले बिस्तर पर दिव्या और निखिल सो रहे थे। रोहित ने नजर घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो सुनीता पास ही एक कोने में पैरों के बल बैठी हुई थी। उसने अपने कपड़ों को कमर तक उठा रखा था। ये देखकर रोहित के मन में हलचल सी होने लगी थी। बाथरूम की आवाज रोहित को और पागल बनाने लगी। रोहित की हालत और खराब हो गई। सुनीता खड़ी हो गई। सुनीता ने अपने कपड़े ठीक किए और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। रोहित लेटे हुए सुनीता को ही देख रहा था, पर सुनीता को पता नहीं था कि रोहित जागा हुआ है। 5 मिनट बीत गए। सुनीता सोई नहीं थी और रोहित ये बात जानता था। रोहित उठा और छत के उसी कोने की तरफ जाकर खड़ा हो गया जहां सुनीता ने कुछ देर पहले बाथरूम किया था। रोहित ने अपने कपड़ों को घुटनों के नीचे तक कर दिया। सुनीता ये सब देख रही थी। रोहित उससे कुछ 5-6 फुट की दूरी पर था। सुनीता की आंखें रोहित के ऊपर अटक गई थी। सुनीता ने आज कई सालों बाद किसी मर्द को देखा था। सुनीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। आज कई सालों बाद सुनीता के मन में हलचल होने लगी थी। रोहित ने अपने कपड़े पहने और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। सुनीता करवट के बल लेटी हुई थी और रोहित पीठ के बल, और सुनीता की नजर रोहित पर गड़ी हुई थी। कुछ देर बाद दोनों नींद की आगोश में समा गए। सुबह जब रोहित की आंख खुली तो सब नीचे जा चुके थे। रोहित ने अपना बिस्तर इकट्ठा किया और नीचे आ गया और फ्रेश होने के लिए चला गया। जब रोहित नहाकर बाथरूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तब सुनीता उसे नाश्ते के लिए ऊपर बुलवाने के लिए नीचे आई। उस समय रोहित ने सिर्फ सिंगल। रोहित का शरीर देखकर एक बार फिर से सुनीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। रोहित ने इस बात को नोटिस किया। सुनीता बोली, नाश्ता तैयार है, जल्दी ऊपर आ जाना। और रोहित का जवाब सुने बिना ही सुनीता वापस चली गई। ऊपर किचन में आकर सुनीता सोचने लगी, ये मुझे क्या हो गया है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत बात है। उसके बाद रोहित ऊपर आकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद रोहित ने अपना पर्स निकाला और उसमें से 3000 रुपये निकालकर सुनीता को देते हुए बोला, ये आपके रूम का एडवांस है। सुनीता ने रोहित से पैसे लिए। रोहित बोला, मैं आज शाम को लेट हो जाऊंगा, आप मेरा खाना मेरे रूम में रख देना, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। ये कहकर रोहित घर से निकल पड़ा। स्टेशन पर सारा दिन उसके दिमाग में सुनीता का शरीर घूमता रहा। काम कुछ ज्यादा तो नहीं था। 9 बजे काम खत्म करके रोहित शराब के ठेके पर पहुंचा और एक हाफ लेकर पीने लगा। जब रोहित घर पहुंचा तो रात के 10 बज चुके थे। गेट बंद था। उसने डोर बेल बजाई तो सुनीता ने गेट खोला। रोहित अंदर आकर अपने रूम में चला गया। सुनीता ने गेट बंद कर दिया और रोहित के रूम में आई। सुनीता बोली, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। रोहित बोला, मैंने आपसे कहा तो था, आप मेरा खाना मेरे रूम में रहते हैं, आप तकलीफ क्यों करती है? सुनीता बोली, कोई बात नहीं। इतना कहकर सुनीता ऊपर चली गई। जब वो वापस आई, उसके हाथ में खाने की थाली थी। रोहित बेड पर बैठा हुआ था। सुनीता ने सामने रखे टेबल पर खाना रखा। जैसे ही वो खाना रखने के लिए झुकी, उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। रोहित को अब एक और झटका लगा। सुनीता ने जल्दी से अपना पल्लू ठीक किया। सुनीता बोली, खाना खाकर अपना बिस्तर लेकर ऊपर आ जाना। और सुनीता वापस चली गई। जब रोहित खाना खाकर ऊपर गया तो सब सो चुके थे। रोहित ने अपना बिस्तर लगाया और लेट गया।
रोहित को नींद नहीं आ रही थी। शराब का नशा और अभी अभी हुए सुनीता के दर्शन रोहित की नींद उड़ा चुके थे। रोहित ने दूसरी तरफ करवट बदल ली ताकि वो सो सके, पर बार बार सुनीता उसके ज़हन में आ रही थी। तभी उसे पीछे से कुछ आहट हुई। रोहित बिना हिले पड़ा रहा। सुनीता उठकर फिर छत के कोने की तरफ जा रही थी, जो रोहित से सिर्फ 4 से 5 फुट की दूरी पर था। रोहित मन में सोच रहा था कि कहीं सुनीता ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही। सुनीता बाथरूम करने के बाद खड़ी हुई और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। रोहित का अब बुरा हाल था। रोहित मन में सोचने लगा, दिन में कितनी शरीफ बनती है और अब अपने जलवे दिखाकर मुझे परेशान कर रही है। अब जरा मैं भी इसे अपने जलवे दिखाता हूँ। रोहित उठकर उसी कोने में चला गया और जलवे दिखाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। रोहित चाहता था कि सुनीता पहल करे ताकि उसके ऊपर कोई बात न आए, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अगला दिन भी बीत गया। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसे इन सब से बचने के लिए वहां से ध्यान हटा दिया। एक दिन रोहित को घर आते हुए रात के 10:30 बज गए। जब सुनीता ने गेट खोला तो रोहित शराब के नशे में धुत था। रोहित अंदर आ गया और अपने कमरे में चला गया। सुनीता गेट बंद करके वापस उसके रूम में आई। सुनीता बोली, इतनी देर क्यों लगा दी आज? और कितनी शराब पी रखी है तुमने? आगे से लेट मत आना। और सुनीता खाना लाने चली गई। खाना देकर सुनीता वापस चली गई। रोहित ने खाना खाया और वहीं सो गया और सुबह नाश्ता किए बिना ही अपने काम पर चला गया। उस दिन दिव्या और निखिल का स्कूल स्टार्ट हो चुका था। 3 दिन ऐसे ही चलते रहे। रोहित रोज रात को लेट आता। सुनीता उसे बहुत समझाती पर वो कोई बात नहीं मानता। एक दिन रात को रोहित दारू पीकर वही स्टेशन पर ही सो गया। अगले दिन जब उठा तो उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उधर सुनीता रोहित के लिए बहुत परेशान थी। रोहित अपने इंचार्ज से छुट्टी लेकर घर आ गया। जब सुनीता ने गेट खोला तो वो उस पर बरस पड़ी। सुनीता बोली, कहा था तू? कल आया क्यों नहीं? शराब पीकर कहीं गिर गया था क्या? ऐसे यहाँ नहीं चलेगा। अपनी उम्र तो देखो, क्या हालत बना रखी है। घर पर कोई नहीं था। दिव्या और निखिल स्कूल गए हुए थे। सुनीता ने उस वक्त सफेद रंग का ब्लाउज और साड़ी पहन रखी थी। उसका वजूद काफी हद तक रोहित को नजर आ रहा था। सुनीता की बातों को अनसुना करते हुए वो सीधा अपने रूम में आ गया और पंखे को स्विच ऑन कर दिया, पर लाइट तो नहीं थी। सुनीता उसके पीछे आई। सुनीता बोली, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, देख कैसी हालत बना रखी है। रोहित बोला, आप यहाँ से जाए, मेरा मूड ठीक नहीं है। और ये कहकर रोहित छत पर आ गया। बादल आसमान पर छाए हुए थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सुनीता उसके पीछे आ गई। दोनों छत पर भीग गए। सुनीता बोली, कुछ बात है तो बताना कहा था। कल अभी भी दोनों बारिश में खड़े थे और पूरी तरह भीग चुके थे। रोहित बोला, तुम्हें इन सब से क्या मतलब? तुम जाओ यहाँ से। सुनीता बोली, ऐसे कैसे जाऊं? कल मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आखिर बात क्या है? रोहित से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। रोहित दूसरी तरफ घूम गया। सुनीता ने उसको बाजू से सीधा किया, चुप क्यों है? रोहित से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों छत पर बने स्टोर रूम के साथ खड़े थे। रोहित ने अपने बाजू को झटकते हुए उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और सुनीता को धक्का देकर स्टोर रूम की दीवार से सटा दिया। तू क्या मेरी बीवी है जो मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही है? क्या कहा तुमने? और सुनीता ने उसे एक चांटा मार दिया। रोहित गुस्से से लाल हो गया और उसने आगे बढ़कर सुनीता को प्यार करने लगा। तभी सुनीता ने एक जोरदार चांटा मारा और पीछे को धक्का दिया। जब सुनीता को अपनी हालत का पता चला तो उसने अपना सिर झुका लिया
और स्टोर रूम के अंदर आ गई। रोहित भी उसके पीछे अंदर आ गया था। सुनीता बोली, वहीं रुक जाओ, ये ठीक नहीं है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर एक कदम भी। और सुनीता ये सब बोलते हुए रुक गई, क्योंकि रोहित उसके साथ एकदम नजदीक आ गया था। सुनीता एकदम से घबराकर आगे हो गई और वो स्टोर रूम के अंदर की दीवार के बिल्कुल पास थी और ना ही आगे बढ़ने की जगह थी। सुनीता बोली, देखो, तुम जाओ यहाँ से, ये ठीक नहीं, मैं शोर मचा दूंगी। थोड़ी देर तक कोई हरकत नहीं हुई। सुनीता का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सुनीता ने डरते हुए पीछे देखा। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो मंजर देखकर सुनीता का दिल और जोर से धड़कने लगा था। पीछे रोहित बिल्कुल तैयार खड़ा था। सुनीता ने अपनी नजरें आगे कर ली, फिर बिना देर किए रोहित नीचे चला गया। सुनीता कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, फिर वो भी नीचे आ गई और नीचे आने के बाद बाथरूम में घुस गई और नहाने लगी। नहाने के बाद उसने दूसरी साड़ी पहन ली और बेड पर लेट गई। सुनीता मन में सोचते हुए, ये क्या हो गया, मैंने उसे रोका क्यों नहीं? यही सब सवाल उसके ज़हन में घूम रहे थे। सुनीता अब बहुत परेशान थी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। रोहित नीचे अपने रूम में सोया हुआ था। तभी डोर बेल बजी। रोहित ने उठकर गेट खोला तो सामने निखिल और दिव्या खड़े थे। वो स्कूल से वापस आए थे। रोहित और दिव्या की नजरें आपस में टकरा गईं। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। फिर दिव्या बिना कुछ बोले अंदर आ गई और ऊपर चली गई और निखिल भी छत के ऊपर चला गया। सुनीता अभी भी सो रही थी। दिव्या ने जाकर अपनी माँ सुनीता को उठाया। सुनीता एक ही बार में उठकर बैठ गई। दिव्या बोली, क्या हुआ माँ, डर क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं, कब आई तुम? दिव्या ने कहा, अभी आई माँ। आओ, ड्रेस चेंज कर लो और हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। निखिल बोला, क्या माँ अभी तक खाना नहीं बना? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुनीता बोली, कोई बात नहीं, मैं अभी 10 मिनट में बना देती हूँ। और सुनीता उठकर किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। खाना बनाते हुए भी उसके दिमाग में सुबह की घटना का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने से गुजर जाता, न चाहते हुए भी सुनीता को बेताबी होने लगी। सुबह के मंजर ने उसे खुशियों से भर दिया था। सुनीता को कई सालों बाद खुशी मिली थी, यहाँ तक कि उसका पति भी, जब तक वह जिंदा था, 1 या 2 बार उसे खुशी दे पाया था। इतना अच्छा मंजर जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था। जैसे तैसे उसने खाना बनाया और खाना परोस दिया और एक थाली में खाना डालकर नीचे आ गई। दिव्या और निखिल खाना खा रहे थे। सुनीता ने जैसे ही रोहित के रूम के डोर को हाथ लगाया, वो थोड़ा सा खुल गया। अंदर रोहित बेड पर लेटा हुआ था। सुनीता बेड के पास पड़े छोटे टेबल के पास आई और खाने की थाली टेबल पर रख दी। रोहित भी बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। सुनीता बोली, खाना खा लो। सुनीता ये कहकर वापस मुड़कर जाने लगी तो रोहित ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुनीता बोली, मेरा हाथ छोड़ो, और सुनीता अपना हाथ छुड़ाने लगी। सुनीता अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बच्चे घर पर हैं। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। सुनीता की सांसें अब तेजी से चल रही थी। रोहित ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। कुछ देर बाद बिना कुछ बोले ऊपर चली गई। जब सुनीता रोहित के पास थी तो उसका दिल कर रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में इसी तरह भरे रखे और अच्छी तरह से स्पर्श करे, पर बच्चे घर पर थे इसलिए वो ऊपर आ गई। ऊपर आकर सुनीता ने खाना खाया और बर्तन साफ करके ऊपर छत पर चली गई। ऊपर आकर उसने देखा अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए वो नीचे आ गई। दिव्या और अमर सोने की तैयारी कर रहे थे।
दिव्या और निखिल एक कमरे में ही सोते थे और सुनीता का रूम अलग था। रात के 11 बज रहे थे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दिव्या और निखिल सो चुके थे, लेकिन सुनीता अपने रूम में लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। रोहित ने उसके अंदर प्यार जगा दिया था। सुनीता के रूम में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अचानक उसका डोर खुला, तभी सुनीता को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब वो शख्स सुनीता के डोर के सामने आया तो वो रोहित था। सुनीता का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। वो मन में सोचने लगी, अब क्या करूं? अगर वो अंदर आ गया तो मुझे डोर बंद कर देना चाहिए। और न चाहते हुए भी वो उठ ना पाई और ऐसे ही लेटी रही। रोहित बिना आवाज किए उसके रूम में आ गया। रोहित 0 वाट के बल्ब की रोशनी में सुनीता को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो सुनीता के बेड के पास आकर खड़ा हो गया। सुनीता एक ट्रक से देखती रही। सुनीता एकदम से डर गई। उसे डर था कि कहीं दिव्या या निखिल देख न लें और न ही वो रोहित को कुछ कह पाईं। सुनीता जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई और डोर की तरफ गई और डोर को लॉक कर दिया। डोर लॉक करने के बाद जैसे ही सुनीता मुड़ी तो उसने देखा रोहित बैंड पर लेटा हुआ था। सुनीता पहले से ही बेताब थी। सुनीता डोर लॉक करके सीधा बेड के पास आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद रोहित मुंह बनाकर जाने लगा। सुनीता बोली, देखो रोहित, आगे से जब बच्चे घर पर हो ऐसी हरकत ना करना। रोहित मुस्कुराते हुए, ठीक है मेरी जान। और रोहित डोर खोलकर निकल गया और नीचे रूम में आ गया। अगली सुबह सुनीता का चेहरा खिला हुआ था। जब चारों बैठकर नाश्ता कर रहे थे तब सुनीता ने रोहित से कहा, रोहित एक काम कर दोगे? जी बोलिए। सुनीता बोली, कल से इनकी स्कूल वाली जो स्कूल बस थी वो बंद कर रहे हैं। क्या तुम कल से काम पर जाते वक्त इनको स्कूल छोड़ दिया करोगे? इनका स्कूल स्टेशन के नजदीक ही है। रोहित बोला, ठीक है, मैं इनको छोड़ दिया करूंगा। और फिर नाश्ता करने के बाद रोहित नीचे आ गया और अपने रूम में आकर तैयार होने लगा। निखिल और दिव्या स्कूल के लिए निकल गए। उनके जाते ही रोहित ने मौका देखकर गेट बंद कर दिया। अभी सुबह के 7:30 ही बजे थे। गेट बंद करके ऊपर आ गया। सुनीता किचन में बर्तन साफ कर रही थी। रोहित सुनीता के पीछे जाकर खड़ा हो गया। सुनीता एकदम से घबरा गई। सुनीता बोली, तो मैं काम पर नहीं जाना क्या? रोहित बोला, जाना है मेरी जान, अभी तो टाइम है। सुनीता बोली, क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। रोहित बोला, जल्दी करना, मेरे पास टाइम कम है। रोहित बाहर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया और सुनीता ने जल्दी से बर्तन साफ किए और बाहर हॉल में आ गई। सामने रोहित सोफे पर बैठा हुआ था। उर्मिला ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। रोहित बोला, जल्दी करो ना। उसके बाद रोहित तैयार हुआ और अपने काम के लिए निकल पड़ा। जब रात को वापस आया तो गर्मी की वजह से सबको ऊपर सोना पड़ा। उस रात कुछ खास नहीं हुआ। अगले दिन सुबह रोहित को दिव्या और निखिल को साथ में स्कूल लेकर जाना था। नाश्ता करने के बाद रोहित नीचे अपने रूम में आकर तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद निखिल रोहित के कमरे में आया। निखिल बोला, भैया हम तैयार हैं, चले? रोहित बोला, हाँ चलो। जब रोहित रूम से बाहर आया तो दिव्या नीचे आ रही थी। उसने स्काई ब्लू कलर की कमीज और वाइट सलवार की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। दिव्या अपनी माँ से उलट रंग की गोरी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिव्या थोड़ा सा शर्म आ गई क्योंकि रोहित की नजर दिव्या का जायजा ले रही थी। उसने नजरें नीचे कर लीं। तभी सुनीता भी नीचे आ गई। सुनीता बोली, देखो ध्यान से जाना, कोई शरारत न करना। निखिल बोला, ओके मम्मी बाय, और तीनों घर से निकल पड़े। गली से बाहर आकर वो रोड पर बस स्टॉप पर खड़े हो गए। 5 मिनट इंतजार करने के बाद बस आ गई। तीनों बस में चढ़ गए। बस में पहले से बहुत भीड़ थी।
बस चल पड़ी। बस में काफी लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। खैर किसी तरह तीनों बस में खड़े हो गए। सबसे आगे निखिल खड़ा था, उसके पीछे दिव्या और दिव्या के पीछे रोहित, तीनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। रोहित बोला, लाओ ये बैग मुझे दे दो। दिव्या ने पीछे मुड़कर देखा और बिना कुछ बोले अपना बैग रोहित को पकड़ा दिया। अब रोहित दिव्या के पीछे खड़ा था। दिव्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अगले स्टॉप पर कुछ लोग और बस में चढ़ गए, जिसकी वजह से कुछ एहसास हुआ। वो एकदम से कांप गई। वो बड़ी मुश्किल से अपने फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर पा रही थी। इतने में दिव्या और निखिल का स्कूल आ गया था, इसलिए उनको नीचे उतरना पड़ा। दिव्या की नजरें झुकी हुई थीं। उसका फेस एकदम लाल हो चुका था। आंखों में बेताबी साफ झलक रही थी। वो बिना नजरें मिलाए स्कूल में चली गई और अपना बैग क्लास में रखकर सीधा टॉयलेट में चली गई। दोस्तों, कहानी जारी रहेंगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।